नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव में एक वोट बैंक है जिस पर सभी दलों की नज़र है और वो है दलित वोट बैंक। करीब 19% वाला ये वोट बैंक हर पार्टी अपनी तरफ करना चाहती है और हर पार्टी ये दावा भी कर रही है कि वो दलित वोट बैंक उसकी तरफ है। और बिहार में ऐसे कई दल हैं जो दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं और अब जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस वो भी हैं। कांग्रेस भी दलित वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इसके अलावा आरजेडी भी पासी सम्मेलन करके दलितों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और मायावती भी इस चुनाव में कूद रही हैं। उनका भी दावा है कि बीएसपी 243 सीटों पर लड़ेगी। तो ये सब जो पार्टियां हैं दलित वोट बैंक की राजनीति करती आई हैं और ये इनका कोर वोट बैंक समझा जाता है। इन्हीं की बदौलत इनकी सत्ता में ये बने रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पशुपति पारस की। वो पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, जिनका मनमुटाव चल रहा है, एक तरह से पारिवारिक झगड़ा भी चल रहा है। सियासी झगड़ा तो बहुत पहले हो चुका था। तो पशुपति पारस ने एक बड़ा दावा किया है। तो एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पशुपति पारस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार का जो दलित वोट बैंक है उसमें 80% उनके साथ है, आरएलजेपी के साथ है और इसलिए इस बार जो चुनाव होगा उसमें उनकी तैयारी बड़ी तगड़ी है। तैयारी तो 243 सीटों पर कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें, बिहार में 243 सीटों में 38 सीटें ऐसी हैं जो सुरक्षित सीट। तो ये जो सीटें हैं यहीं पर इन सभी दलों की लड़ाई होने वाली है। फिर चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों, पशुपति पारस हों, इनका जो वोट बैंक है वो इन्हीं सीटों पर है। हालांकि दावा हर पार्टी कर रही कि उसकी तैयारी 243 पर है। तो पशुपति पारस ने जो बात कही कि जो दलित वोट बैंक है उसका 80% उनके साथ है और इस बार वो बहुत बड़ा उनका पार्टी जो है करिश्मा कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा हाल ही में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा है और अपना 11 साल पुराना रिश्ता ख़त्म कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमको धोखा मिला है क्योंकि हम लोग दलित हैं, इसलिए हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है और किनारे कर दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है। तो जो मुकाम कभी एनडीए में पशुपति पारस का हुआ करता था वो आज चिराग पासवान का है। कभी पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे जिस विभाग के, आज उस विभाग के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। कभी पशुपति पारस के हुआ करते थे 5 से 6 सांसद, आज चिराग पासवान के। तो एक तरह से एनडीए ने पूरा जो पावर सेंटर है, जो पारिवारिक फूट पड़ी पासवान परिवार में, वो उसकी अदला बदली कर दी। पहले जो पावर उन्होंने चाचा को दिए थे वो अब भतीजे को दे दिए और अब तो खुली जंग हो गई है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जो पशुपति पारस हैं वो चिराग पासवान को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। वो भी जीतन मांझी की तरह 40 सीटों पर उन्होंने भी दावा ठोक दिया है। वो भी कह रहे हैं कि भाई इस बार 40 से हम भी कम नहीं लड़ेंगे सीटें, जैसे जीतन मांझी ने कहा था। तो 40 सीटों पर अगर वो लड़ रहे हैं तो कैसे सीट बंटवारा होगा वो तो खैर अलग बात है, लेकिन दावा 40 सीटों का किया है। तो पशुपति पारस तो अभी तक किसी गठबंधन में गए नहीं हैं। खैर एनडीए में तो जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि एनडीए छोड़ कर आए हैं, लेकिन उनकी संभावना महागठबंधन में जाने की है। लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला नहीं। हालांकि जब अभी कुछ दिन पहले ही दही चूड़ा भोज में लालू यादव उनके घर पहुंचे थे, तब तेज प्रताप भी साथ में थे, तब इन अटकलों को बल लगा था कि भाई पशुपति पारस महागठबंधन में चले जाएंगे और जल्द चले जाएंगे। उन्होंने भी कहा था कि कुछ बातें भविष्य के गर्त में रहने दीजिए, समय आने पर खुलासा करेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि अप्रैल में एक बड़ी रैली करेंगे, उसमें साफ कर देंगे कि हम किसके साथ जा रहे हैं। लेकिन अब वो जो टाइमलाइन थी, जो तारीख थी, वो और आगे बढ़ गई। अब वो निर्णय लेंगे जुलाई में। तो कहीं ना कहीं लगता है सीटों को लेकर महागठबंधन में पशुपति पारस की बात बन नहीं पा रही है। हो सकता है कि पशुपति पारस ज़्यादा सीटें मांग रहे हों, 25-30 सीटें मांग रहे हों और उतनी सीटें देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि महागठबंधन तो अब बहुत बड़ा गठबंधन बन गया है। वो एक दलों का एक पूरा बहुत बड़ा महाजुटान सा हो गया है।
जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई माले है, वीआईपी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी आ गई है, वो भी चुनाव लड़ेगी बिहार में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, पशुपति पारस भी आना चाहते हैं। आईपी गुप्ता ने भी जो पार्टी बनाई है इंडियन इनकलाब पार्टी, वो भी है। तो बहुत बड़ा कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में हर दल को उसके मन मुताबिक सीटें तो मिलना मुनासिब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस की ये तो कोशिश होगी कि भाई हमको हमारे सम्मानजनक सीटें मिलें। शायद उसी की बात अटकी हुई है, इसीलिए अभी तक ऐलान वो नहीं कर पाए हैं कि वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। खैर, ये भी पता चल जाएगा कुछ एक आध महीने के अंदर। लेकिन अगर बात करें पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस जो हैं उनकी अपने वोट बैंक में काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और जो अलौली है, अलौली विधानसभा से वो एक बार नहीं 7 बार विधायक रह चुके हैं। और पहली बार वो 1977 में विधायक बने थे, और जो उनका सियासी सफ़र था वो 1970 से ही शुरू हो गया था। और जो उनका जन्म स्थान है वो भी अलौली ही है, खगड़िया में जो पड़ता है। 1977 में वो पहली बार विधायक बने, 7 बार विधायक रहे, 2017 में विधान परिषद के सदस्य भी बने। फिर हालांकि कई विभागों में वो मंत्री भी रहे बिहार सरकार में। 2019 में हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने। इसके बाद 2021 से लेकर 2024 तक मोदी कैबिनेट में वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रहे, जो विभाग अभी चिराग पासवान के पास है। 19 मार्च 2024 को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी अनदेखी के चलते, उनकी पार्टी की अनदेखी के चलते एनडीए में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं दी गई थी। और इसके बाद 19 मार्च 2024 को उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया, और अभी वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जो सियासी सफ़र है पशुपति पारस का काफ़ी लंबा है और काफ़ी अनुभवी है, और सियासत को उन्होंने करीब से देखा है, क्योंकि रामविलास पासवान उनके भाई थे और उनके साथ उन्होंने सियासत की है, तो वो सियासत की बारीकियों को तो अच्छी तरह जानते हैं। पशुपति पारस ने कहा क्योंकि वो दलित हैं इसलिए एनडीए में उनकी अनदेखी की गई, और एनडीए गठबंधन के लोगों को दलितों के प्रति रुचि नहीं रही होगी, इसलिए उनका पत्ता काट दिया गया और कोई टिकट नहीं दिया गया। फिर भी पार्टी में विरोध के बावजूद उन लोगों ने राष्ट्र हित में और देश हित में निजी हितों को साइडलाइन करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रचार किया। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पशुपति पारस की पार्टी ने प्रचार किया था, वो एनडीए के पक्ष में किया था, हालांकि ना कोई टिकट मिला था ना कुछ मिला था। और इसकी जो वजह वो मानते हैं चिराग पासवान को, जिसके चलते उनकी पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया। पटना में जो दफ्तर कभी उनका हुआ करता था वो चिराग पासवान को दे दिया गया। जो विभाग उनका हुआ करता था, जिस विभाग के वो केंद्रीय मंत्री थे, वो विभाग भी चिराग पासवान को दे दिया गया। तो चाचा को चिढ़ाने के लिए भतीजे को वो सब कुछ दे दिया गया जो कभी उनके पास हुआ करता था। और इसी के साथ 11 साल का जो गठबंधन था एनडीए के साथ, उसको उन्हें ख़त्म करना पड़ा। तो इस वक्त थोड़ी सी जो मुश्किल है पशुपति पारस के साथ वो ये है कि मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी का ना कोई लोकसभा सांसद है, ना कोई राज्यसभा सांसद है, ना ही बिहार में कोई उनकी पार्टी का विधायक है। बस एक विधान परिषद में एक सदस्य है। सिर्फ एक एमएलसी छोड़कर राजनीति में उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य किसी मुकाम पे नहीं है। तो इसी वजह से महागठबंधन में भी सीटों को लेकर इतना मंथन और इतना टाइम लग रहा है, और इसी वजह से वो भी फैसला अभी ले नहीं पा रहे हैं कि महागठबंधन में जाएं या अकेले चुनाव लड़ें। क्योंकि जब तक उनको भी सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वो महागठबंधन में क्यों आएंगे, फिर अकेले ही चुनाव लड़ना मुनासिब समझेंगे। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने से महागठबंधन को क्या नुकसान होगा, वो भी अपनी तरफ है, अपनी जगह है। तो हो सकता है कि उनकी मांग को मानते हुए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पशुपति पारस को 8 से 10 सीटें मिल जाएं, जो उनका वोट बैंक रहा है और जिसकी वो दावेदारी कर रहे हैं कि दलितों का 80% वोट उनके साथ है। और कुछ सीटें हैं जहां उनकी पार्टी कमाल कर सकती है, जैसे अलौली विधानसभा क्षेत्र है तो वो तो उनका ही गढ़ है, जहां से वो खुद 7 बार सांसद रहे।
तो ऐसे ही कुछ और क्षेत्र भी हैं, खगड़िया हो, हाजीपुर हो, ये वो इलाके हैं जहां विधानसभाएं जो हैं वहां पशुपति पारस की पार्टी का प्रभुत्व है। तो हो सकता है कि भाई जब सीटों पे बात बन जाएगी तो उसी दिन पशुपति पारस महागठबंधन में आने का ऐलान भी कर देंगे। फिलहाल तो अभी औपचारिक बातें तो चल रही हैं कि वो गठबंधन के साथ हैं, लेकिन अभी खुले मंच से ऐलान नहीं हुआ है, वो होना बाकी है। तो दोस्तों, अगर पशुपति पारस महागठबंधन के साथ आते हैं तो क्या फ़ायदा होगा महागठबंधन को, अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या नुकसान होगा महागठबंधन को, और अगर सीटों पर बात बन जाती है और उनको सम्मानजनक सीटें मिल जाती हैं तो फिर कितना नुकसान वो चिराग पासवान का करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।